क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आगमन विधि तो समझ में आ जाती है, लेकिन जैसे ही कोई इंडक्टिव मेथड कहता है, दिमाग घूमने लगता है? अरे, ये तो बहुत आम बात है। सच कहूं तो हिंदी और अंग्रेजी पेडागोजी का सिलेबस दो जुड़वा भाइयों जैसा लगता है। हाँ। एक ने धोती कुर्ता पहना है और दूसरे ने सूट बूट। नाम अलग है, पर आत्मा आत्मा एक ही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और आज हमारी चर्चा का मकसद इसी धोती कुर्ते और सूट बूट के पीछे जो एक ही इंसान है ना, हाँ, उसे पहचानना है। हम बाइलिंगुअल पेडागोजी के कुछ अंशों से ये देखेंगे कि कैसे इन दोनों को एक साथ समझने से मेहनत आधी और सफलता दुगनी हो सकती है। मतलब हमारा मिशन ये है कि खिलाड़ी वही है, बस जर्सी का रंग बदल गया है। बिल्कुल। और अगर हम खिलाड़ी को पहचान गए तो फिर जर्सी कोई भी हो, खेल जीतना तो आसान हो ही जाएगा। और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। इन बुनियादी सिद्धांतों को समझना किसी भी भाषा को सिखाने की नींव है। ये देखना बहुत आकर्षक है कि कैसे अलग-अलग भाषाएं एक ही मनोवैज्ञानिक आधार पर टिकी हैं। तो चलिए इस भाषाई संगम की शुरुआत करते हैं। और मुझे लगता है शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह वो सवाल है जो अक्सर कंफ्यूज करता है। कौन सा? भारत में इन दोनों भाषाओं का असल में दर्जा क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझा जाने वाला मुद्दा है। अच्छा। स्रोत के अनुसार सबसे बड़ी गलतफहमी हिंदी को लेकर है। लोग मानते हैं कि ये राष्ट्रभाषा है। हाँ, सब यही कहते हैं। पर ऐसा है नहीं। हिंदी भारत की राजभाषा है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, राजभाषा। जी। संविधान के अनुच्छेद 343 एक के तहत 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो राजभाषा का मतलब हुआ सरकारी कामकाज की भाषा। बिल्कुल। और अंग्रेजी का क्या रोल है इसमें? उसे सह राजभाषा यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अच्छा, एसोसिएट। हाँ, ये एक पुल की तरह काम करती है ताकि गैर हिंदी भाषी राज्यों के साथ कामकाज में कोई रुकावट ना आए। इन दोनों को याद रखने का मैंने स्रोत में एक बड़ा मजेदार तरीका देखा। OLA। ओएलए? क्या वाला? हाँ, वही। यहाँ O का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी अपनी हिंदी, और ए? और A का मतलब है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी अंग्रेजी। OLA से दोनों का दर्जा एक साथ याद रह जाता है। ये तो सच में बहुत कारगर तरीका है। अब जब ये कानूनी दर्जा साफ हो गया है तो ये समझना और जरूरी हो जाता है कि हम इंसान भाषा सीखते कैसे हैं। हाँ, और यहीं पर कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। भाषा अर्जन बनाम अधिगम, एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग। मुझे हमेशा लगता था कि ये दोनों एक ही बात है, बस फैंसी शब्द हैं, पर ऐसा है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये अंतर ही पूरी पेडागोजी की नींव है। अच्छा। अर्जन यानी एक्विजिशन एक प्राकृतिक और अवचेतन प्रक्रिया है। सबकॉन्शियस। ये हमारी मातृभाषा के साथ होता है। हम बिना किसी नियम या स्कूल के भाषा को बस सोख लेते हैं। और अधिगम यानी लर्निंग फिर इसका ठीक उल्टा हुआ। एकदम। अधिगम एक प्रयासपूर्ण और सचेत मतलब कॉन्शियस प्रक्रिया है। इसके लिए स्कूल, नियम, व्याकरण इन सब की जरूरत पड़ती है। मतलब जो हम स्कूल में दूसरी भाषा सीखते हैं, जैसे अंग्रेजी। बिल्कुल। स्रोत में इसकी एक बेहतरीन उपमा दी है जो इस अंतर को हमेशा के लिए साफ कर देती है। क्या? अर्जन दादी माँ की रसोई जैसा है, जहाँ सब कुछ माहौल और प्यार से अपने आप सीखा जाता है। और अधिगम वो स्कूल के डंडे जैसा है, जहाँ नियमों की जरूरत होती है। अरे वाह, ये तुलना तो इसे पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। एक अवचेतन है, दूसरा सचेतन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्लास में दूसरी भाषा के लिए भी दादी माँ की रसोई जैसा माहौल बना दें तो सीखना ज्यादा नेचुरल हो सकता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही आधुनिक भाषा शिक्षण का सार है। अधिगम को जितना हो सके अर्जुन जैसा बनाना। अच्छा, तो अब हम उन महारथियों के मैदान में उतर रहे हैं जिन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि हमारे दिमाग के अंदर आखिर चलता क्या है। बिल्कुल। और सबसे पहले नाम आता है नोम चॉम्स्की का। उनका सिद्धांत किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने क्या कहा? चॉम्स्की ने कहा कि बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता यानी इनेट एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं। हमारे दिमाग में एक तरह का क्या कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या LAD पहले से ही इनबिल्ट होता है। मतलब भाषा सीखने के लिए हम एक तरह से प्री वायर्ड हैं, जैसे नए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से आता है। क्या बेहतरीन सादृश्य है। बिल्कुल वैसा ही। चॉम्स्की का मानना था कि ये LAD लगभग 5-6 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। इसीलिए बच्ची उस उम्र में इतनी जल्दी भाषा पकड़ लेते हैं। जी।
और उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का विचार भी दिया कि दुनिया की सभी भाषाओं के कुछ बुनियादी नियम एक जैसे होते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से हैं। कमाल है। लेकिन क्या सभी इस दिमाग में सब कुछ पहले से फिट है वाली थ्योरी से सहमत थे? नहीं, और यहीं पर चर्चा और दिलचस्प हो जाती है। लेव वाइगोत्स्की ने एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण पेश किया। उनका क्या कहना था? उनके अनुसार भाषा हमारे दिमाग के अंदर से नहीं बल्कि बाहर समाज से अंदर आती है। ये सामाजिक अंतःक्रिया मतलब सोशल इंटरैक्शन से सीखी जाती है। अच्छा, समाज से? हाँ, बच्चा अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत करके भाषा सीखता है। मैंने वाइगोत्स्की के प्राइवेट स्पीच के बारे में भी पढ़ा है, जब बच्चे खेलते हुए खुद से बातें करते हैं। हाँ, वाइगोत्स्की के लिए वो खुद से बात करना बच्चे की सोच का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। वो बोल बोलकर अपने कामों को दिशा देता है। तो चॉम्स्की के लिए हीरो दिमाग है, हाँ। और वाइगोत्स्की के लिए समाज। बिल्कुल। और B.F. स्किनर, वो इस कहानी में कहाँ फिट होते हैं? उनका नजरिया तो काफी अलग था, है ना? स्किनर का नजरिया पूरी तरह से व्यवहारवादी था। उन्होंने कहा कि इन सब दिमागी या सामाजिक तामझाम को छोड़ो, भाषा सीधी सीधी नकल यानी इमिटेशन और पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट से सीखी जाती है। नकल और शाबाशी से? हाँ, बच्चा बड़ों की नकल करता है, सही बोलता है तो उसे शाबाशी मिलती है और धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है। उनके लिए ये आदत निर्माण की प्रक्रिया है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, बच्चे तो ऐसे वाक्य भी बना लेते हैं जो उन्होंने कभी सुने ही नहीं होते। अगर सब कुछ सिर्फ नकल है तो ये रचनात्मकता कहाँ से आती है? ये एक बहुत ही मजबूत आलोचना है स्किनर के सिद्धांत की। और इसी बहस के बीच एक और विचारक आते हैं, स्टीफन क्रेशन। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट और इफेक्टिव फिल्टर, सही कहा मैंने? बिल्कुल। पहला है बोधगम्य निवेश यानी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, जिसे वो I+1 कहते हैं। I+1, I बच्चे का वर्तमान स्तर है और I+1 उस स्तर से बस थोड़ा सा ऊपर की चुनौती। मतलब बच्चे को ऐसी भाषा सिखाओ जो न ज्यादा मुश्किल हो न ज्यादा आसान, बस एक कदम आगे। जी। और ये अफेक्टिव फिल्टर वाली बात तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, मुझे याद है स्कूल में जब मैं किसी टीचर से डरता था तो उनकी क्लास में मुझे सबसे आसान चीज भी समझ नहीं आती थी। क्या ये वही है? आपने इसे अपने अनुभव से जोड़कर बिल्कुल सही समझा है। अफेक्टिव फिल्टर वही भावनात्मक दीवार है। क्रेशन कहते हैं कि अगर सीखने वाला चिंतित है, डरा हुआ है, तो ये दीवार ऊंची हो जाती है और नई जानकारी दिमाग के अंदर जा ही नहीं पाती। तो सीखने के लिए एक सकारात्मक माहौल सबसे पहली शर्त है। बिल्कुल। तो ये तो हुई मनोवैज्ञानिकों की बात, लेकिन एक टीचर इन सिद्धांतों को क्लासरूम में एक्शन में कैसे लाए? यहीं पर हमारी जुड़वा भाइयों वाली बात फिर आती है। आगमन और निगमन विधि। हाँ, इंडक्टिव और डिडक्टिव। देखिए, आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड उदाहरण से नियम की ओर जाती है। इसमें टीचर पहले कई सारे उदाहरण रखता है और बच्चे खुद पैटर्न खोजकर नियम तक पहुंचते हैं। स्रोत में न्यूटन का उदाहरण बहुत अच्छा है। उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा और उदाहरण देखे और फिर वो गुरुत्वाकर्षण के नियम तक पहुंचे। बिल्कुल। वहीं निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड ठीक इसका उल्टा रास्ता अपनाती है। ये नियम से उदाहरण की ओर जाती है। जैसे गणित में पहले फॉर्मूला बता दिया, फिर सवाल हल करो। एकदम। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है। निगमन की शुरुआत नि से होती है और नियम की भी। तो निगमन मतलब नियम से शुरू। शानदार। अब दूसरी महत्वपूर्ण जोड़ी है टॉप डाउन और बॉटम अप। यहाँ स्रोत में हेलीकॉप्टर और चींटी वाली मिसाल बहुत काम की है। टॉप डाउन को हेलीकॉप्टर व्यू कह सकते हैं ना, मतलब पहले पूरी तस्वीर देखना। सही। टॉप डाउन में हम पहले पूरे अर्थ या सार को समझते हैं और फिर उसके छोटे छोटे हिस्सों पर ध्यान देते हैं। जैसे कोई कविता पढ़कर पहले उसका भाव समझना। तो प्रवाह हुआ, अर्थ, फिर वाक्य, फिर शब्द। हाँ, अर्थ, वाक्य, शब्द, अक्षर। और बॉटम अप इसका उल्टा है, चींटी का नजरिया, जमीन से शुरू करना। बिल्कुल। बॉटम अप में हम सबसे छोटे इकाइयों से शुरू करते हैं। पहले अक्षर या ध्वनि, फिर शब्द, फिर वाक्य और अंत में अर्थ। तो हमारे पास सिद्धांत हैं और उन्हें लागू करने के तरीके भी हैं, लेकिन हम सिखा क्या रहे हैं? भाषा के वो 4 स्तंभ LSRW। हाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। पर सबसे जरूरी बात यह है कि इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड तरीके से सिखाया जाना चाहिए। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा सुनने वाला ही अच्छा बोल पाता है। इन कौशलों को 2 ग्रुप में भी बांटा जाता है ना? जी। ग्रहणात्मक कौशल यानी रिसेप्टिव स्किल्स, जिनसे हम जानकारी अंदर लेते हैं, सुनना और पढ़ना।
सही। और दूसरा ग्रुप है अभिव्यक्तात्मक या उत्पादक कौशल, प्रोडक्टिव स्किल्स, जिनसे हम विचार बाहर निकालते हैं। बोलना और लिखना। बिल्कुल। अच्छा, पढ़ने के अंदर भी दो बहुत काम के उपकौशल हैं, स्किमिंग और स्कैनिंग। ये अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं। इन्हें समझना बहुत आसान है। स्किमिंग का मतलब है सरसरी तौर पर पढ़ना, बस मुख्य विचार या जिस्ट जानने के लिए। जैसे सुबह अखबार की सिर्फ सुर्खियां पढ़ना। एकदम सही, ताकि पता चल जाए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। और स्कैनिंग वो हुआ जो हम तब करते हैं जब रिजल्ट आता है और पूरी लिस्ट में सिर्फ अपना रोल नंबर ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण। स्कैनिंग का मतलब है किसी एक विशिष्ट जानकारी को खोजने के लिए तेजी से नजर दौड़ाना। बहुत बढ़िया। अब कुछ और शब्द हैं जो पेडागोजी में बार बार आते हैं। एक है बहुभाषिकता या मल्टीलिंग्वलिज्म। ये एक बहुत ही जरूरी और सकारात्मक अवधारणा है। पहले माना जाता था कि क्लास में बहुत सारी भाषाएं होना एक समस्या है। हाँ, टीचर परेशान हो जाते थे। पर अब हम इसे एक संसाधन या एसेट के रूप में देखते हैं। एक से ज्यादा भाषाएं जानना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है। एक टीचर को बच्चे को उसकी मातृभाषा बोलने से रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे एक पुल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अब कुछ सीखने की अक्षमताओं की भी बात कर लेते हैं, जैसे डिस्लेक्सिया। हाँ, इनकी पहचान जरूरी है। डिस्लेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें बच्चे को अक्षरों को पहचानने, पढ़ने में मुश्किल होती है। जैसे वो बी को डी पढ़ सकता है। और डिस्ग्राफिया? डिस्ग्राफिया एक लेखन विकार है। लिखने में, अक्षरों को सही आकार देने में कठिनाई होती है। अच्छा। और शिक्षण सहायक सामग्रियों में दो शब्द आते हैं, रियालिया और पोर्टफोलियो। रियालिया का मतलब है क्लासरूम में वास्तविक वस्तुओं का इस्तेमाल करना। जैसे फलों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो असली सेब और संतरा लेकर आए। इससे सीखना ज्यादा यादगार हो जाता है। जी। और पोर्टफोलियो ये समय के साथ बच्चे के कामों का एक संग्रह या फाइल होती है। इससे उसकी प्रगति का पता चलता है। और आखिरी सवाल, व्याकरण। इसे सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नियम रटा देना? में व्याकरण यानी ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट पर जोर देती है। मतलब व्याकरण के नियमों को अलग से रटाने के बजाय उन्हें किसी कहानी या बातचीत के संदर्भ में सिखाना चाहिए। जैसे तैरना पानी में उतरकर सीखते, किनारे पर बैठकर नियम पढ़कर नहीं। क्या बात है, बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब बहुत सीधा और शक्तिशाली है। शिक्षण का तर्क, भाषा सीखने का मनोविज्ञान हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए 100% समान है। चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, आगमन निगमन, सब कुछ दोनों में एक जैसा है। हाँ, सब कुछ। जैसा हमने शुरू में कहा था, खिलाड़ी वही है, बस जर्सी बदली है। बिल्कुल। और अंत में स्रोत कुछ मुख्य मंत्र देता है। कुछ नकारात्मक टैग शब्द हैं जिनसे बचना है, जैसे रटना, केवल, कंठस्थ करना। और बच्चों की गलतियों पर उन्हें टोकना। हाँ, वो भी। और कुछ सकारात्मक शब्द हैं जिन्हें अपनाना है। जैसे बच्चों को अवसर देना, संदर्भ में सिखाना, उनकी मातृभाषा का सम्मान करना और उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। ये सिद्धांत किसी भी सफल भाषा कक्षा की असली कुंजी हैं। जी। ये तो वाकई एक शानदार विश्लेषण रहा, जिसने धोती कुर्ते और सूट बूट के बीच के सारे भ्रम दूर कर दिए। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। बताइए। आज हमने देखा कि हिंदी और अंग्रेजी दो अलग अलग भाषाओं को सिखाने के मूल सिद्धांत एक ही मनोवैज्ञानिक नींव पर खड़े हैं। तो क्या हमें विज्ञान, गणित और इतिहास जैसे दूसरे विषयों को सिखाने के तरीकों को भी इसी तरह जोड़कर देखना चाहिए? क्या ज्ञान का भी कोई सार्वभौमिक व्याकरण हो सकता है?